हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एलीन, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। और उन अभिक्रियाओं में हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे 6 नंबर वाली, और वो होती है थायोईथर का निर्माण। पहले हमने पढ़ा ईथर का निर्माण, अब बारी आती है थायोईथर का निर्माण। तो थायोईथर का निर्माण हम कैसे करेंगे वो हम इस रिएक्शन में पढ़ेंगे, और हमारे एग्जाम में पूछी भी गई है थायोईथर का निर्माण आप एल्किल हैलाइड से कैसे करोगे, रासायनिक अभिक्रिया कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। तो थायोईथर का निर्माण पहले मैं यूं बताता हूं, जैसे ROR, यानी जब ये R एल्किल ग्रुप है और इधर भी एल्किल ग्रुप है तो ये कार्बन श्रृंखला हो गई। तो कार्बन श्रृंखला के मध्य में कहीं आपको O परमाणु जुड़ा हुआ मिले तो वो सारे के सारे ईथर होते हैं। हम पढ़ रहे हैं थायोईथर। अगर आप इसके स्थान पर S लगा दोगे, सल्फर लगा दोगे, सल्फर का परमाणु कार्बन श्रृंखला में जोड़ दोगे तो थायोईथर बन जाएगा। सल्फर भी याद रखना ऑक्सीजन की तरह 16वें वर्ग में आता है। इस प्रकार से आप यूं वर्ग पढ़ते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये 16वां वर्ग होता है। और 16वां वर्ग होता है तो 16वें वर्ग में इनके 2 बॉन्ड बनते हैं। तो ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड होते हैं, सल्फर के भी 2 बॉन्ड होते हैं, तो इस सल्फर के 2 बॉन्ड हो रहे हैं। जब ऑक्सीजन श्रृंखला में आए तो हम ईथर बोलते हैं, ईथर। और जब सल्फर परमाणु श्रृंखला में आ जाए तो हम बोल देंगे थायोईथर। क्या बोल देंगे? थायोईथर। तो कार्बन श्रृंखला में जब S परमाणु दोनों तरफ, कार्बन श्रृंखला में S परमाणु 2 ही तो बॉन्ड बनाएगा, S परमाणु यानी सल्फर परमाणु। कार्बन श्रृंखला में जब सल्फर परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उन यौगिकों को थायोईथर कहा जाता है। और थायोईथर का निर्माण हम कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, आप एल्किल हैलाइड दे लीजिए। RX क्या है? एल्किल हैलाइड है। इसे आप हेलो एल्केन भी बोलते हो, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड एक ही बात है, आप जानते हो। और फिर इसमें हम 2 यौगिक डालते हैं बारी बारी से। पहला मैं ये लिख रहा हूं सोडियम सल्फाइड। कौन सा? सोडियम सल्फाइड Na2S। क्या सोडियम सल्फाइड का सूत्र सही है क्या? पहले तो ये चेक करते हैं। तो आप जानते हो सोडियम परमाणु प्रथम वर्ग में आता है तो +1 इसकी वैलेंसी होती है, ऑक्सीकरण +1 होता है। सल्फर मैंने अभी पढ़ाया, आपको बताया 16वें वर्ग में आता है, 16वें वर्ग वालों की 2 होती है। प्लस माइनस का मतलब नहीं है, एक बार मैं ये बोलूंगा वैलेंसी 2 होती है, यानी 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां सल्फर की 2 है, इसकी 1 है, ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, तो सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा Na2S बनेगा ना, Na आ जाएगा, इसके पैरों में ये 2 आ जाएगा और सल्फर के पैरों में ये 1 आ जाएगी, 1 कभी लगाते नहीं है, Na2S। तो अपना सूत्र तो सही है, सोडियम सल्फाइड को मिलाते हैं किसमें? एल्किल हैलाइड में। अब कमरे के ताप पर अभिक्रिया हो जाती है, कोई विशेष परिस्थितियों की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो अब ध्यान देना, जानते हो आप, सामान्य सी बात है कि यहां ये हिस्सा प्लस का, ये हिस्सा माइनस का, यहां ये हिस्सा प्लस का, ये हिस्सा माइनस का, तो इधर वाले का माइनस इधर वाले के प्लस के साथ, इधर वाले का प्लस इधर वाले के माइनस के साथ ऐड कर देंगे और अपना यहां उत्पाद बन जाएगा। तो याद रखना R के साथ यहां से S आ जाएगा, तो मैं बोलूं R के साथ S आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जी R के साथ S तो आपने लगा दिया, लेकिन सल्फर के तो 2 बॉन्ड होते हैं, एक ही बॉन्ड है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम जो एल्किल ग्रुप जोड़ते हैं वही वापस जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप हम पहले जोड़ रहे हैं वही वापस बाद में जोड़ देते हैं, जब बंधों की बात चले, बंध की पूर्ति करनी हो। तो आप कहोगे RSR, एल्किल ग्रुप दोनों तरफ, बीच में सल्फर, 2 बॉन्ड पूरे हो रहे सल्फर के, तो फिर ये तो थायोईथर बन गया। आप कहोगे चलो मान लेते हैं थायोईथर बन गया, तो फिर यहाँ बचा हुआ कहां चला गया? यहाँ सोडियम बच गया वो, यहाँ से X बच गया वो, तो इनको मिला दो। ये धातु है और ये हैलोजन है। आप जानते हो धातु के साथ हैलोजन सुगमता पूर्वक क्रिया कर लेते हैं, तो सुगमता पूर्वक क्रिया कर लेंगे तो Na के साथ और हैलोजन क्या बनाएगा? NaX। जान गए ना,
सोडियम की +1 है, हेलोजन की -1 है, इधर वाले की -1 इसके पैरों में और इधर वाले की +1 उसके पैरों में, तो क्या सूत्र बना? NaHC बना। आप जानते हो, सामान्य सी बात है। अब फिर क्या करते हैं, ये बन गया थायोईथर, ये सोडियम हैलाइड बन गया। अब इनको संतुलित कर देते हैं। आप कहोगे यहाँ पर R और R 2 बार है, यहाँ पर तो R एक ही बार है, पहले यहाँ 2 लगा देता हूं तो 2R हो गए, तो 2R हो गए। आप कहोगे यहाँ 2X हो गए, यहाँ तो X एक ही है, तो फिर यूं और कर लेता हूं, यहां भी 2 लगा देता हूं, ठीक है ना, संतुलित करने के लिए। तो यहाँ 2X, यहां भी 2X, 2R, बात खत्म, बात पूरी हुई। अब आप कहोगे यहाँ S एक है, यहाँ S एक है, ठीक है, तो संतुलित है। यहाँ सोडियम 2 है, तो क्या यहाँ सोडियम 2 नहीं है? यहाँ भी 2 लगाने से सोडियम 2 बन गए, ये तो पैरों में 2 के हिसाब से है। और यहाँ ये 2 परमाणु है सोडियम के, तो ये 2 परमाणु तो संतुलित है, तो ये बन गया थायोईथर। तो लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखते हैं? जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो थायोईथर बनते हैं। सोडियम सल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो थायोईथर बनते हैं। एक रिएक्शन में और बताता हूं आप लोगों को, ठीक है ना, अगर वो याद रहे तो आप याद रखना, वरना रिएक्शन आप इसको तो कन्फर्म याद रखना है, इजी भी है, और याद रहे तो रखना, वो ये वाली है। जैसे ये एल्किल हैलाइड है और इसमें याद रखना एक अपने सोडियम थायो और एल्किल मिला देता हूं, ठीक है ना, ये बन गया NaS। मैंने बॉन्ड लगाए हैं आपको समझाने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ S कितने बॉन्ड बना रहा है। अब पता चल रहा है 2 बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं ऐसे 2 बॉन्ड ना लिखता तो भी अपना सूत्र सही होता, पास लिख देता, सूत्र सही होता, लेकिन मैंने तो बॉन्ड दर्शाने के लिए ये दूर दूर लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि सल्फर के यहाँ बॉन्ड पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। तो अब आप इससे क्या बोलोगे, याद रखना ये जो यहाँ पर है, आप ध्यान देना, बताइए 2 कार्बन है तो ये एथिल नहीं है क्या? एथिल बोलूंगा सामान्य, एथिल ये आपके सल्फर है तो इससे बोलूंगा यहाँ पर सल्फाइड, और ये बोलूंगा सोडियम। तो धातुएं कार्बन श्रृंखला में अगर धातु जुड़ी, धातु पहले बोली जाती है तो सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, इसे बोलूंगा एल्किल। एल्किल का अर्थ है एथिल मेथिल प्रोपिल, तो ये भी एल्किल, सोडियम एल्किल, याद रखना सल्फाइड, सोडियम एल्किल सल्फाइड, सोडियम एल्किल सल्फाइड से अभिक्रिया करा तो किसकी? एल्किल हैलाइड की, तो भी थायोईथर बनते हैं। अब आप कहोगे कि ऐड कैसे करेंगे, तो ध्यान देना वही सामान्य ऊपर वाली बात है कि R के साथ S ले आऊंगा तो R के साथ S आ जाएगा, S आ जाएगा। आप कहोगे सल्फर के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, एक बॉन्ड इधर और लगा देता हूं और कुछ जुड़ने वाला है नहीं, तो फिर अब ध्यान देना, अब इस साइड में हम यहां से मैं तोड़ूं तो एक ये जुड़ सकता है, कौन सा? R मैंने यहां लिखा, सल्फर को मैंने यहां लिखा, और इस सल्फर के दूसरे बॉन्ड को पूरा करने के लिए ये जो एल्किल ग्रुप है ये यहां जोड़ देता हूं, CH2 और CH3। आई ना बात समझ? तो देखो यहां ये R क्या है? एल्किल है, तो यहां ये CH2 CH3 क्या है? ये भी तो एल्किल है, ये भी एल्किल है। आपसे पूछेगी कौन सा एल्किल है तो नाम बताइए, तो क्या बताओगे? इसमें 2 कार्बन है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये तो एथिल वाला एल्कीन है। कौन सा एल्किल है? एथिल वाला एल्किल है, तो एथिल वाला एल्किल है यानी एथिल है, और ये सल्फर से बनवा सल्फाइड, और ये R बनवा एल्किल, ठीक है ना। तो अब यहां R, यहां भी ये एल्किल ग्रुप, और ये बीच में सल्फर कार्बन श्रृंखला के, तो बताइए थायोईथर बना कि नहीं बना? थायोईथर बन गया ये भी। प्लस में आप कहोगे जी और कुछ यहां बच गया, वो लिखा ही नहीं, वो तो आपने वो लिख देते हैं, वो सोडियम बचा है, हेलोजन बचा है, क्योंकि ये धातु है, धातु के साथ ये X हेलोजन है, तो आप जानते हो धातु के साथ हेलोजन सुगमता से क्रिया कर लेते हैं और आपके धात्विक हैलाइड बनाते हैं। मैं इसे बोलूंगा सोडियम हैलाइड यानी धात्विक हैलाइड, तो ये बन गया। तो अब यहां एक लैंग्वेज हम और लिख सकते हैं इसी में, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया और सोडियम एल्किल सल्फाइड के साथ करवाई जाती है, सोडियम एल्किल सल्फाइड के साथ करवाई जाती है, तो थायोईथर बनते हैं, थायोईथर बनते हैं। इस प्रकार से ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। विलियमसन्स
ईथर संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया? विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। नाम वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। नाम वाली अपनी केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार आप पीछे वाले पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार ये ऐसी रिएक्शंस पूछी गई हैं। तो विलियमसन्स ईथर संश्लेषण को हम पूरा करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको इस प्रकार से और एक एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड आप ले लोगे, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाओगे। किसके साथ? सोडियम C2H5 को आप एथ बोलते हो, O को आप ऑक्साइड बोलोगे, सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलोगे? सोडियम एथोक्साइड। एक का दो कार्बन है तो एथ ही बोलते हो। अगर यहां यूं होता, बताना मेरे को एक मिनट, O के साथ CH3 होता तो एक कार्बन को आप मेथ बोलते हो, सोडियम मेथ ऑक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड। और अगर यहां पर 3 कार्बन होते, 4 कार्बन होते, चलो सपोज करो 4 कार्बन इस प्रकार से यहां इसके आगे लगे होते, तो आप क्या बोलते? बताओ मेरे को। आप बोलते सोडियम, ये 4 कार्बन ब्यूट होते हैं, ब्यूट ऑक्साइड, सोडियम ब्यूटोक्साइड, सोडियम ब्यूटोक्साइड। लेकिन याद रखना, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण में विलियमसन्स ने क्या किया था, यहां केवल और केवल सोडियम एथोक्साइड को चुना था। 2 कार्बन को चुना, तो नाम के अनुसार जो होता है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। और विलियमसन्स ने तो क्या किया, यहां 2 कार्बन लिए थे, तो अपने भी यहां 2 कार्बन ही लेंगे, बाकी हम मिटा देंगे। तो ये 2 कार्बन लिखूं तो ये क्या है, ये सोडियम 2 कार्बन एथ, और ऑक्सीजन को बोलोगे ऑक्साइड, सोडियम एथोक्साइड है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो याद रखना ईथर बनते हैं। थायो ईथर नहीं बनेगा, यहां पर केवल और केवल ईथर बनेगा। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ईथर बनते हैं। आप कहोगे जी कैसे होगा, मैं बताता हूं। आर यहां से आप उठाना, ये बॉन्ड आ जाएगा, इस बॉन्ड पर यहां ये धातु Na को, सोडियम को हटा लेना। सोडियम को, Na को तो आप X के साथ बाहर निकाल दोगे। क्यों? कि मैंने अभी बताया था और बहुत बार आपने पढ़ा है, धातुएं हैलोजन के साथ सुगमता से क्रिया करके बाहर हो जाती हैं। धातुएं, Na धातु है और Na धातु इस हैलोजन के साथ क्रिया करके NaX बनाकर और बाहर हो जाएगी। तो यहां से Na हट गया, तो बताओ O के पास बॉन्ड मुक्त नहीं हुआ क्या? अरे O के यहां 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। मैं बॉन्ड लगाऊं या ना लगाऊं, अंडरस्टैंडिंग है। यानी O के 2 बॉन्ड होते हैं, यहां से Na हट गया तो ये बॉन्ड मुक्त हो गया। मुक्त बॉन्ड को आप यहां यूं जोड़ करके आगे पूरी श्रृंखला इस प्रकार से यूं लिख दीजिए। O के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल है। आप जानते हो R को एल्किल ही बोलते हैं हम। और यहां 2 कार्बन वाला है तो एल्किल ग्रुप ही, लेकिन मैं आपसे पूछूं कौन सा एल्किल ग्रुप है, आप 2 कार्बन के हिसाब से बताओगे कि जी ये तो एथिल है। कौन सा है? एथिल है। तो ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, बीच में ऑक्सीजन परमाणु। तो बताइए ईथर हुआ कि नहीं हुआ? ईथर है 100%। अब और क्या बच गया प्लस में, Na के साथ X, तो यहां प्लस में Na के साथ हम X कर देंगे। ये धात्विक हैलाइड के रूप में बाहर हो गया। तो अब विलियमसन्स ईथर संश्लेषण में आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड, आपको सोडियम एथोक्साइड के अलावा कुछ नहीं लेना है क्योंकि विलियमसन्स में ये फिक्स था, ये में लेना पड़ेगा। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और इससे भी रिएक्शन हमारे एग्जाम में पूछी गई है। इसमें 2-3 रिएक्शन आती हैं और दोनों तीनों ही हर बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नाम वाली अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, आप बेंजीन लेकर के और उस बेंजीन में आप कोई एल्किल हैलाइड मिला देते हो। एल्किल हैलाइड यहां कोई सा हो सकता है,
ठीक है ना, Br वाला, I वाला, Cl वाला, ये मैंने Cl वाला क्लोरीन वाला लिखा है, तो ये एल्किल हैलाइड है। और इसमें कंडीशन होती है फिडलक्राफ्ट में हमेशा निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें निश्चित रूप से डाला जाता है। ये इसका उत्प्रेरक है फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया का। और फिर उत्पाद क्या बनता है, देखिए आप बेंजीन वाले आपने लिखी है यहाँ आपके क्रियाकारक में, ये बेंजीन वाले आपको सेम की सेम लिखनी है। अब क्या होगा, आप जानते हो बेंजीन वाले पर यहाँ कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है इनके किनारों पर यहाँ। तो यहां से क्या होगा, जब कोई एक हाइड्रोजन हटेगा तो बताइए वहां बॉन्ड मुक्त होगा कि नहीं होगा। एक हाइड्रोजन हटेगा तो बॉन्ड मुक्त होगा। उस मुक्त बॉन्ड पर और ये वाला CH3 यहां से इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा। इस बॉन्ड से ये CH3 यानी एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह उस मुक्त होने वाले बॉन्ड पर जुड़ जाता है और वो H और इस हेलोजन के साथ बाहर हो जाएगा। H तो प्लस का होता है, ये हेलोजन माइनस के होते हैं, तो वो प्लस का ये माइनस के संयोग करके और आपके हेलो अम्ल बनाकर बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ CH3 लगा दूंगा। हाँ, एक बात और याद रखना कि जरूरी नहीं आप इस कोने से ही और हाइड्रोजन को अलग करो, आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हो, कोई मतलब आपके बाध्यता नहीं है। आप किसी भी कोने से यहाँ हाइड्रोजन हटाइए, वहां ये CH3 जोड़िए, जो H बाहर निकलेगा वो और ये हेलोजन HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। इसे मैं बोलूंगा एल्किल बेंजीन। ये ऊपर एल्किल समूह लगा है, नीचे बेंजीन जुड़ी है, मैं बोलूंगा एल्किल बेंजीन। और फिर एल्किल यानी एथिल मेथिल प्रोपिल, उनको हम एल्किल कहते हैं। तो यहां बताना मेरे को एक कार्बन है, तो कौन सा एल्किल है, मेथिल वाला है, मैं बोलूंगा मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। तो ये एक प्रकार की एल्किल बेंजीन है। हाँ, इसे टोल्यूइन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, टोल्यूइन कहते हैं IUPAC पद्धति में और सामान्य पद्धति में। और सामान्य पद्धति में ही इसे एल्किल बेंजीन कहते हैं। तो अब ये संतुलित हुआ और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये वाला। इसी प्रकार मैं 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड आपके सामने यहां ले रहा हूं, 2 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड मैं यहां इस तरह लिख देता हूं। कंडीशन वही आएंगी, इसमें भी निर्जल AlCl3 आपको डालना है, निर्जल AlCl3। वही बात यहां से कार्बन के साथ H, कोई एक H हटाइए, हटे हुए H पर यहां से ये बॉन्ड वाला, ये 2 कार्बन वाला ये समूह जुड़ जाएगा जाकर के। तो फिर मैं यहां लिख देता हूं, जो बनेगा वो यहां इस प्रकार से लिख दिया जाएगा और ये अपने पास बन गया। ये भी एल्किल बेंजीन है, प्लस में HCl बचता है, वो हम लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा। यहां से H निकला, H निकल के Cl के साथ बाहर हुआ HCl और यहाँ ये बॉन्ड बच गया Cl निकलने के बाद, ये बॉन्ड यहाँ जोड़ के मैंने जोड़ दिया। तो इसमें 2 कार्बन है, पहले वाले में 1 कार्बन था, आपने बोला मेथिल बेंजीन। 2 कार्बन है, आप 2 कार्बन को आप एथ कहते हो और ये है एल्किल, तो एथिल मेथिल प्रोपिल ऐसे बोलेंगे। तो ये एथिल बेंजीन है। कौन सी बेंजीन, एथिल बेंजीन, ठीक है ना, याद रखना। इसी प्रकार यानी ये दोनों 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब 2 डिग्री के साथ करवाते हैं, फिर 3 डिग्री के साथ। तो यहां मैं इस प्रकार से बेंजीन बनाता हूं और उसमें मैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, 2 डिग्री। ये देखिए आप, 2 डिग्री यानी CH के साथ CH3 तो 2 डिग्री है। इसे ही बोलते हैं आइसो पोजिशन। आपको याद होगा 11th क्लास के हिसाब से कि जब CH के साथ 2 एल्किल ग्रुप हो तो फिर वो आइसो पोजिशन होती है। तो याद रखना ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इससे मैं बोलूंगा आइसोप्रोपिल। देखिए CH के साथ CH3 तो आइसो पोजिशन 1 और 2 3 कार्बन तो प्रोप, तो मैं बोलूंगा प्रोपिल, क्योंकि एल्किल है ये प्रोपिल। तो ये 3 कार्बन तो प्रोपिल और ये क्लोराइड, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यही तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यही आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। तो अब इसमें मिलाते हैं निर्जल AlCl3। क्या मिलाते हैं, निर्जल AlCl3। वही बात होगी कि यहां से कोई एक H बाहर निकलेगा, एक HCl के साथ बाहर हो जाएगा,
तो जो बचेगा यहाँ वो इस कार्बन के स्थान पर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ बेंजीन वलय लिख देता हूं और बेंजीन वलय के ऊपर यहाँ जो बचा है कार्बन वाला वो लिख देता हूं। ठीक है ना। यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, ये Cl तो बाहर हो जाएगा, तो ये बॉन्ड मुक्त हो गया। इस मुक्त बॉन्ड को यहाँ जोड़ दूंगा इस प्रकार से, प्लस में HCl। ठीक है ना, इस प्रकार से ये भी अब एल्किल बेंजीन बना है। लेकिन याद रखना, अगर तुमसे पूछ लिया जाए एल्किल बेंजीन, में इसे बोलूंगा, लेकिन इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और CH के साथ CH3 2 बार लगा है, तो ये भी आइसो पोजीशन तो है। तो आप बोलोगे आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसे क्या बोलोगे, आइसोप्रोपिल और नीचे बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, याद रखना है। इसी प्रकार अब 3 डिग्री की बात करते हैं। तो 3 डिग्री मैं यहाँ एक बेंजीन बनाता हूं पहले, और बेंजीन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, वो हम काम में लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ यूं कर देता हूं, CH3, एक कार्बन के बाद 3 CH3 है, तो ये 3 डिग्री है। इससे बोलूंगा तृतीयक, कौन सा, टर्शियरी, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। तो इसमें एक कार्बन के साथ 3 CH3 तो तृतीयक हो गया, और ये Cl तो क्लोराइड हो गया। तो आप सामान्य पत्ती में बोलोगे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हो, IUPAC नाम भी लिख सकते हो, वो लिखकर बताना। तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है आपकी सामान्य पद्धति में। ठीक है ना। अब इसमें निर्जल AlCl3 हम मिला देते हैं। तो निर्जल AlCl3 मिलाओगे तो अब क्या होगा, ये Cl यहां से हटेगा, ये बॉन्ड मुक्त होगा। ये Cl तो यहां से कोई H जाएगा, उस H के साथ बाहर निकल जाएगा, और मुक्त बॉन्ड पर ये वाला बॉन्ड जुड़ करके ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो ये लिखूं तो यहां ये वाली पोजीशन आ जाएगी। ठीक है ना, ये वाली पोजीशन इस प्रकार से, यानी एक कार्बन पर 3 आपके CH3 और बेंजीन है नीचे, और प्लस में HCl हो गया। ठीक है ना। तो अब याद रखना, यहां भी ये तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन है। तृतीयक ब्यूटिल तो ऊपर वाले को बोलेंगे ये बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। जैसे यहां थी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तो क्लोराइड के स्थान पर बेंजीन आ गया, आप बोलोगे तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, यहां तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तो तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन बन गया। तो ये सारे के सारे एल्किल बेंजीन है। कौन है ये, एल्किल बेंजीन। तो अब हम यूं बोलेंगे लैंग्वेज के रूप में कि जब फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में जब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो एल्किल बेंजीन बनती है। तो ये कौन है, ये भी तो एल्किल बेंजीन है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब बेंजीन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है।